friends. Standard 11th Accounts Part 2. Second chapter Depreciation Accounting. आप लोग ये सोच रहे हो कि पार्ट 2 चालू कर दिया डायरेक्टली और फर्स्ट चैप्टर को स्किप करके डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर क्यों लिया? द मेन रीजन इज दैट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एक लास्ट चैप्टर पढ़ा था, एक 10th चैप्टर ट्रायल बैलेंस, जो कि अपना एक सीक्वेंस होता है कि कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं तो सबसे पहले मतलब कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या तो जर्नल बुक में या तो सब्सिडरी बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम ना उसका सभी ट्रांजैक्शंस का एक पोस्टिंग करते हैं इन द लेजर बुक, जिसमें हम लोग ने वेरियस अकाउंट्स ओपन किए होते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वो अकाउंट सारे हम लोग वन बाय वन क्लोज करते हैं, जिसका आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मिलता था, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस, कुछ ना कुछ एक बैलेंस मिलता था हर एक अकाउंट्स का। उसके बाद वो बैलेंस से हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते थे जिसको बोलते थे हम लोग ट्रायल बैलेंस। मतलब एक ऐसे देखा जाए तो एक सीक्वेंस है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड होता है जर्नल बुक में या तो सब्सिडरी बुक में, मतलब दोनों में से कोई भी बुक में आप रिकॉर्ड करो, उसके बाद वो जाता है सीधा लेजर बुक में, और लेजर बुक में से जाने के बाद जाता है वो सीधा ट्रायल बैलेंस में, जिसको हम लोग मतलब लेजर बुक में जितने भी अकाउंट्स है उसका जो भी बैलेंस मिलता है वो बैलेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस हमारा टेली होना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस के बाद डायरेक्टली हमारा बनता है फाइनल अकाउंट। मतलब अभी हम लोग सीखने वाले थे फाइनल अकाउंट्स, पर फाइनल अकाउंट सीखने से पहले उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेप्रिसिएशन का। तो जब तक आपको डेप्रिसिएशन क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे करता है, उसका वैल्यूएशन मतलब उसको असेट्स में कैसे प्लस माइनस करना है, उसको सेल करने के बाद क्या होता है, वो हम लोग जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग को ये फाइनल अकाउंट्स में वो टॉपिक नहीं आएगा। तो हम लोग फाइनल अकाउंट सीखेंगे उससे पहले हम पूरा सेकेंड चैप्टर कवर अप करेंगे। तो हम लोग को पहले ही फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपना डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन होता है कि हम लोग कोई भी एक असेट परचेस करते हैं कि ओवर द इयर्स उसके यूसेज के बाद वो असेट्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती है ड्यू टू वेयर एंड टेयर। मतलब वेयर एंड टेयर क्या होता है कि भाई हम लोग कोई भी एक असेट यूज करते हैं, तो मान लो एक फर्नीचर ही है कि भाई अब टेबल है या चेयर है, अब जब नई परचेस करोगे तब उसको कंफर्टेबिलिटी थोड़ी कम लिखेगी, मगर एक पुशबैक शीट है तो उसको पुशबैक करते करते जैसे ही आपको उसका यूज करते जाओगे उसमें थोड़ा थोड़ा अभी मतलब क्या बोलते हैं घसारा लगता है, मतलब उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती है, कहीं से उसको थोड़ा लग गया तो कुछ टूट फूट गया, मतलब ओवर द इयर्स उसकी थोड़ा इफिशिएंसी असेट्स की थोड़ी थोड़ी कम होती है, मतलब उसकी वैल्यू हर साल हमको डिक्रीज करनी है, वो भी एक परसेंटेज से, मतलब एक रेट ऑफ जो परसेंटेज होता है वो हम लोग हर साल फिक्स कर देंगे। इसमें आपको एग्जांपल में भी आपको एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देंगे, अगर नहीं दिया तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। वो डेप्रिसिएशन रेट से हर साल हम लोग असेट की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करेंगे। बाद में आपको यहां पे दिया है पेज नंबर 30 पे 3030 पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिलेटेड कोई भी थियरीज हैं वो आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, आपको डायरेक्टली इसका थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पूरा चैप्टर कवर करना है। उसमें आपको 30 पेज पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, जिसमें आपको 10 मेथड दिया है। वो सारी ऐसे बोल सकते हो कि थियरी पॉइंट ऑफ व्यू आपके काम की है, पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें सिर्फ पहली दो ही करनी है, मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों को थोड़ा साथ में सीखते हैं। मान लो कोई असेट है 1 लाख की, मान लो हम लोग दोनों मेथड एक साथ करते हैं, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड
और दूसरी है ये WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मान लो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आपको दिया है 10%, मतलब हर साल 10% से हमें एक असेट की वैल्यू हर साल डिक्रीज करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट साल, एक साल पूरा होने के बाद हम लोग कोई भी एक असेट है जिसका हम लोग डेप्रीशिएशन 10% चार्ज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में 10,000 रहेगा और सेम WDV मेथड में भी 10,000 डेप्रीशिएशन रहेगा। 1 लाख का 10%, मतलब उसका 10,000 और WDV में भी 10,000, मतलब सेकेंड ईयर के ओपनिंग बैलेंस दोनों असेट्स दोनों मेथड में मिलेगा 90,000। अब जो भी चेंज होगा वो सेकेंड ईयर से चालू होगा, मतलब सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में हम लोग फिर से 10% चार्ज करेंगे। इसका 10,000, इसका भी 9,000 हो जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम लोग उसकी कोस्ट प्राइस, मतलब ये हमारी है कोस्ट प्राइस, 1 लाख जो भी दिया है वो हमारी कोस्ट प्राइस है, और यहाँ पे जो हमें मिला वो बोलते हैं बुक वैल्यू। इसको बोलेंगे बुक वैल्यू, मतलब 1 साल खत्म होने के बाद दूसरे साल में जो बैलेंस मिलता है कोई भी असेट का, उसको बोलेंगे हम बुक वैल्यू। तो WDV मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे डेप्रीशिएशन, और स्ट्रेट लाइन मेथड है अगर तो उसकी कोस्ट प्राइस पे डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का बैलेंस मिलेगा 80,000 और यहां पे मिलेगा 81,000। फिर से एक बार थर्ड ईयर का अगर मान लो डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो फिर से यहां तो 10,000 ही आएगा, और WDV मेथड में हमको 81,000 का 10% करना है तो 8100 मिलेगा, जिसका आंसर मिलेगा आपको 72,900, और यहां पे आएगा 70,000। ये हमारा फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस मिल गया। दैट मीन्स कि अगर आप दोनों मेथड को कंपैरिजन करो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रीशिएशन की अमाउंट सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, और WDV मेथड में हर साल डेप्रीशिएशन की अमाउंट चेंज होती रहेगी, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा उसमें डिक्रीजिंग मोड पे मतलब देखने को मिलेगा। दूसरा एंगल से देखें तो एक पर्टिकुलर ईयर्स के बाद, मतलब कोई भी एक साल के बाद, कुछ साल के बाद स्ट्रेट लाइन मेथड में असेट की वैल्यू 0 होगी। WDV मेथड में कभी भी 0 नहीं होगी, मतलब असेट का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे, फिर भी ये WDV मेथड में असेट्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, पर स्ट्रेट लाइन मेथड में 5 साल 10 साल कुछ सालों के बाद असेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में सिर्फ माइनर चेंज है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में क्वेश्चन पूछा है तो आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस ध्यान रखनी है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सेकेंड थिंग, अगर WDV मेथड है तो आपको उसकी बुक वैल्यू पे ध्यान देना है, मतलब उसको हर साल की ओपनिंग बैलेंस जो होती है असेट की, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपको पेज नंबर 30 पे एक फॉर्मूला भी दिया है, एक है डेप्रिसिएशन, एक और फॉर्मूला है जो आपको काम लगे सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में ही। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ सेट। मतलब आपको शॉर्ट में ऐसा लिखा है D इज इक्वल टू C माइनस एस डिवाइडेड बाय N। मतलब अभी ये मेथड भी थोड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए है, मगर आपको डेप्रिसिएशन मान लो का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया, फिर भी आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिया है कॉस्ट प्राइस। मतलब कि मान लो अभी भी हमारे पास थी, एक एग्जांपल लेते हैं, भी कोई एक फर्नीचर है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 50,000,
उसकी स्क्रैप वैल्यू मतलब ओवर द ईयर्स खत्म होने के बाद उसको आप भंगार में भी बेचोगे, स्क्रैप में भी बेचोगे, तो उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड ये होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आएगी, मान लो 10,000, और ये असेट बिजनेस में मान लो मान लो 10 साल के लिए यहाँ पे रहेगी। मतलब ये जो फर्नीचर परचेस किया था 50,000 में, जो 10 साल के बाद अगर बेचने जाओगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। तो उसके नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है 10 ईयर्स, तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे, कॉस्ट प्राइस 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, आपको आंसर आएगा 4,000 सॉरी। ये था डेप्रिसिएशन की और एक मेथड, जिसमें आपको एक फॉर्मूला के बेसिस पर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिलेगा। पर जनरली ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड में लागू होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू में लागू नहीं होगा। फिर से एक बार, अगर आपको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, पर आपको इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी है कि भाई कोई भी एक असेट है उसकी कॉस्ट प्राइस दे दी है, कोई भी उसका स्क्रैप वैल्यू दे दिया है, एक्सपेक्टेड लाइफ दे दी है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद एक और एक फॉर्मूला दिया आपको, जो कि है पेज नंबर 31 पे। मतलब रेट अगर फाइंड आउट करना है, रेट मतलब R इज इक्वल टू D/C इंटू 100। मतलब D बोले तो डेप्रिसिएशन, C मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब यही सम को आप रिपीट करोगे तो आपको रेट फाइंड आउट करना है कि ये 4,000 तो मिला, ठीक है, पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, तो डेप्रिसिएशन हमको कितना मिला 4,000 डिवाइडेड बाय C, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 50,000 इंटू 100, मतलब आपको यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो आपको 8% मिलेगा। मतलब इसका आंसर आपको 8% मिलेगा। मतलब ये पूरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको 8% आएगा। मतलब आपको डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली उसका अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर रेट फाइंड आउट करना है तो रेट का फॉर्मूला भी यही है। क्वेश्चन में आपको पहले एक बार पूरा पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद समझना है कि उसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है तो डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया पर अदर को इन्फॉर्मेशन दी है, लाइक आपको स्क्रैप वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड लाइफ दिया, तो आपको फॉर्मूला के बेसिस पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। अगर आपको क्वेश्चन में फिर से पूछा है कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और भी फाइंड आउट करना है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी यूज करना है। देन उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू होता है। पेज नंबर 31 पे आपको जर्नल एंट्रीज दी है। यहाँ पे आपको 3 एंट्रीज दिए 31 पे। व्हेन असेट इज परचेज देन रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड एंट्री फॉर क्लोजिंग डाउन द डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब हर साल एक देखा जाए तो 2 एंट्री होगी, मगर फर्स्ट साल मतलब जो भी ईयर में हम लोग असेट परचेस करेंगे उसमें हम लोग 3 एंट्री पास करेंगे। मतलब हर साल का अमाउंट एंट्री देखते हैं। फर्स्ट ईयर अगर होगा तो उसका फर्स्ट एंट्री होगा जब असेट परचेज होगा, मतलब असेट जो भी होगा, मतलब अभी हम लोग मशीन परचेस करते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट, पेमेंट भी किया होगा टू बैंक। अब मान लो एक मशीन परचेज भी कर लिया, मतलब मान लो अभी एक्सपेक्टेड अमाउंट लिख डालते हैं 50,000 और उसका पेमेंट किया आपने 48,000। मतलब मशीन की टोटल प्राइस 50,000 जिसमें आपने 48,000 पे कर दिया मशीन की वैल्यू का। मगर जब भी कोई आप मशीन परचेस करते हो तो उसके साथ साथ एक और एक्सपेंस होता है। मान लो एक इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगा तो आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस का भी 2,000 एक्स्ट्रा दिया। इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट मान लो 2,000 में से करके टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 50,000। मतलब आप कोई भी असेट परचेस करते हो कि असेट के पीछे होने वाला कोई भी एक एक्सपेंस होता है, हम लोग वो एक्सपेंस
असेट में ऐड करते हैं। ये भी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में थियरी में पढ़ लिया है कि आप कोई भी असेट परचेस करोगे, उसके परचेस करने के बाद कोई भी एक्सपेंस होता है तो हम लोग वो एक्सपेंस को प्लस कर देंगे असेट में। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको जो मशीन परचेस किया, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू तो हमारी 48,000 है परचेस प्राइस, पर उसमें परचेस करने के टाइम पर इन लोगों ने इंस्टॉलेशन चार्जेस 2000 पे कर दिया था, मतलब कि टोटल अभी मशीन की वैल्यू हो गई 50,000। मान लो ये डेट भी देते हैं हम लोग 1 अप्रैल 2020 को, तो हमारा ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। अब जब ये साल खत्म होता है उससे पहले मशीन अकाउंट क्लोज होता है, पर मशीन अकाउंट क्लोज होने से पहले हम लोग मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मान लो डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 50,000 कॉस्ट प्राइस थी, 10% मान लो है डेप्रिसिएशन का रेट, तो 5,000 डेप्रिसिएशन आएगा। मतलब रेट आपको 10% चार्ज करना है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, मान लो अभी स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 50,000 का 10% 5,000, जिससे हमारा मतलब किस पे चार्ज किया, मशीन पे, तो टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 5,000। मतलब कि हमारा मशीन अकाउंट यहाँ पे डेबिट था 50,000, सेकेंड एंट्री में हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया 5,000। दैट मीन्स कि मशीन का अभी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी पता चल जाएगा 50,000 में से 5,000 निकल गया। अभी मशीन की एक साल के बाद मशीन की बुक वैल्यू हो गई 45,000। अभी नेक्स्ट थर्ड एंट्री लास्ट डेट पे 31 मार्च 21 पे, मतलब थर्ड एंट्री में क्या होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे जो मतलब ओपन हुआ है उसको हम लोग क्लोज करेंगे और ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट मीन्स कि एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट 5,000 से, एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। मतलब अब जब भी कोई भी असेट परचेस होगा वो उसका पहला साल 3 एंट्री पास होगी पर्टिकुलर एक असेट की, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन मतलब परचेस करोगे वो एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू इंस्टॉलेशन चार्जेस। सेकेंड एंट्री जो मशीन परचेस किया उसके वो साल के आखिरी दिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो असेट पे, मतलब यहाँ पे हमारा असेट मशीन है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, जो उसका जो भी रेट दिया है, जो भी मेथड दिया है उसके हिसाब से आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद और एक एंट्री लास्ट डेट पे कि जो भी डेप्रिसिएशन आपने ओपन किया, अकाउंट ओपन किया है, उसको आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू डेप्रिसिएशन 50,000। अब ये हमारा फर्स्ट ईयर था। अब ये मान लो सेकेंड ईयर में एंट्री क्या रहेगा, तो सेकेंड ईयर में डायरेक्टली मशीन तो परचेस होगा नहीं, मतलब जो मशीन है उसका डायरेक्टली उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसके लास्ट डेट पे, मतलब 31 मार्च 22, और यहाँ पर 21 था तो नेक्स्ट खत्म होगा साल 22 पे। एंट्री सेम रहेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मतलब अमाउंट भी सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज नहीं होगी, मतलब 5,000 मशीन की वैल्यू, मतलब मशीन की वैल्यू फिर से 5,000 से कम होगी। और एक एंट्री 31 मार्च 22 पे जो भी डेप्रिसिएशन का यहाँ पे अकाउंट ओपन हुआ था, मतलब मशीन पे चार्ज किया था, उसको क्लोज करके ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। मतलब ये एंट्री अभी दो एंट्री जो है सेकेंड ईयर में, मतलब थर्ड ईयर अगर होगा, फोर्थ ईयर होगा, वोटेवर, मतलब जितने भी अभी साल आते रहेंगे उसमें ये सिर्फ 2 एंट्री पास होती रहेगी। मतलब फर्स्ट ईयर में 3 एंट्री, एक एंट्री एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोगों ने वो साल ये असेट परचेस किया है, इसकी वजह से एक एंट्री यहाँ पे होगी। बाकी के हर साल 2-2 एंट्री तो फिक्स रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अमाउंट भी सेम रहेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा तो हमारा अमाउंट यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है।
तो अभी उसका अभी एंट्री तो सीख लिया, अभी उसका अकाउंट कैसा रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर लेंगे।